कोशिश करो बॉस समझने की। अगर आप यहाँ से निकले तो हालात कैसे भी बन सकते हैं। हो सकता है आप गुस्से में, विशेष ने देखा भी तो यही है कि आप मर्डर गुस्से में करोगे। नहीं बॉस, हम आपको धाएं। त्रिलोचन सिंह क्या बात पूरी भी नहीं हुई कि सभी सहम गए। एक पल को तो अंकित के अलावा किसी की समझ में नहीं आया कि पारस ने ये गोली क्यों चिल्लाई थी। गोली अंकित के दाएं कान को अपनी तपिश का एहसास कराने के बाद उसके पीछे वाली दीवार में जा धंसी थी। अगर तुमने अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की अंकित, तो मेरी दूसरी गोली कान के नज़दीक से नहीं बल्कि तुम्हारा भेजा उड़ा देगी। बॉस साहब, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। सब मेरे सेंटेंस ख़त्म होने तक दरवाजे के उस तरफ तक पहुंच जाओ। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या करोगे तुम? मुश्ताक अड़ गया। तो मैं सबको शूट कर दूंगा। नहीं कर सकते। इस मुगालते में मत रहना मुश्ताक। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि विशेष ने ऐसा कुछ नहीं देखा। मुश्ताक के होठों पर चालाकी भरी मुस्कान थी। अगर ऐसा करने वाले होते तुम, तो तुम्हारे हाथों उस लंबे चेहरे वाले की हत्या से पहले उसने हम सब की मौत देखी होती। इस बार पारस के मुंह में जवाब नहीं था। उसने अपनी उंगली से दिया। टेगल दबा दिया उसने। धाएं। एक बार फिर तहखाना गोली की आवाज़ से थर्रा उठा। मुश्ताक के हलक से चीख निकल गई। वो धड़ाम से फर्श पर गिरा। उसके दाएं पैर से खून निकल रहा था। समझ में आया मैं क्या कर सकता हूँ? तुम पागल हो गए हो, त्रिलोचन सिंह धाड़ा। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। मर्डर ही तो चमकते हैं ना विशेष को, किसी को जख्मी करना तो नहीं। एक पल भी गवाए बगैर अगर तुम सब दरवाजे के उस तरफ नहीं चले गए तो अगला नंबर तेरा होगा अंकित। कोई कुछ नहीं बोला। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। मुश्ताक के जख्म से लगातार खून बह रहा था और फर्श पर पड़ा वो करहा रहा था। भन्नाए से बाकी सब चेहरों पर तनावपूर्ण भाव लिए पारस को देख रहे थे। उस पारस को जिसकी आंखों में इस वक्त साक्षात लावा गर्दिश करता नजर आ रहा था। अपने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को उसने अंकित की टांग की तरफ घुमा दिया। दांतों पर दांत जमते चले गए। हम जा रहे हैं उधर। पारस की उंगली चलने से रुकी। सब लोग चलो। ये आदमी पागल हो गया है और अब मुझे यकीन हो गया है कि ये लंबे चेहरे वाले की हत्या करके ही मानेगा। इसका भविष्य फांसी पर लटकना है। साथ में त्रिलोचन सिंह बोला। पारस कुछ नहीं बोला। चेहरे पर आग लिए बस देखता रहा उन्हें। वो सब दरवाजे की तरफ चले गए, मगर मारिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम क्या समझती हो मैं तुम पर गोली नहीं चला सकूंगा? मेरा ऐसे समझने का कोई कारण नहीं है। फिर क्यों खड़ी रह गई इधर? जाओ उधर। मार सकते हो तो मार दो, पर एक बात कहे बगैर नहीं जाऊंगी। भगवान को अगर मानते हो तो ये भी जानते होंगे कि वो इंसान से वो कराकर मानता है जो कराना चाहता है। इंसान की बुद्धि अपने हिसाब से उलट देता है वो। और मुझे लग रहा है कि वो सब इस समय तुम्हारे साथ हो चुका है। अब तुम अपने आप को लाख बार रोको, लेकिन अब तुम खुद को लंबे आदमी की हत्या करने से नहीं रोक सकोगे। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम अपने शुभचिंतकों पर यूँ गोलियां नहीं बरसाते। ये घटना तुम्हारा ये रूप बता रही है कि खुद के रोके अब तुम रुक नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। जवाब में पारस के मुंह से कुछ नहीं निकला। वो डैशबोर्ड की तरफ झपटा था। वहाँ मौजूद अनेक स्विच में से एक खास स्विच दबाया। पर परिणाम स्वरूप कंट्रोल रूम और विशेष वाले कक्ष के बीच का दरवाज़ा बंद हो गया। अब स्थिति ये थी कि मारिया और पारस के अलावा सब विशेष के कक्ष में थे। मारिया समझ नहीं पाई कि उसने उसी को वहाँ क्यों छोड़ दिया। विशेष वाले कक्ष में जाने को मजबूर क्यों नहीं किया। कुछ देर पारस अपने स्थान पर खड़ा सुर्ख आंखों से उसे घूरता रहा, फिर नज़रें उसी पर केंद्रित किए उसकी तरफ बढ़ा। इसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त उसकी मुद्रा किसी को भी खौफ ज़्यादा कर देने के लिए काफ़ी थी, मगर जाने क्यों मारिया के चेहरे पर खौफ का एक लक्षण भी नहीं था। एक बार फिर उसने कह ही दिया, समझने की कोशिश करो बॉस। मुझ सहित यहाँ जितने भी लोग हैं सब तुम्हारा भला चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि तुम हत्या जैसा जघन्य अपराध करो। उसका सबसे बेहतर और सरल रास्ता यही है कि क्या तुम समझ सकी मैंने तुम्हें कंट्रोल रूम में क्यों रोका? मैंने तुम्हें उधर क्यों नहीं भेजा? मारिया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ देखती रही। ये बात होश में आने के बाद तुम्हारी समझ में आ जाएगी। कहने के साथ उसने रिवॉल्वर वाला हाथ बिजली किसी गति से चलाया। इससे पहले कि मारिया को समझ पाती, उसके हलक से चीख निकल गई। पारस ने बगैर ज़रा भी रहम के रिवॉल्वर के दस्ते का भरपूर वार उसकी कनपट्टी पर किया था।
मारिया की आंखों के सामने अंधेरे की चादर फैलती चली गई। उसे गिरने से रोकने के लिए बाहें तक पसारने की कोई कोशिश नहीं की पारस ने। धड़ाम की आवाज़ के साथ वो एकदम से फर्श पर जा गिरी। क्या बक रही हो तुम, हैं? पारस के हलक से मानो लफ्ज नहीं, फटे हुए ज्वालामुखी का लावा निकल रहा था। जानती भी है मैं तेरा क्या हाल कर दूंगा। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करो पारस। कान से लगे मोबाइल पर मोनिका की आवाज़ उभरी। तुम जानते हो कि मेरी सेहत पर तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों का कोई असर नहीं होगा। बंटी के गुम हो जाने की खबर मैंने तुम्हें इसलिए दे दी है क्योंकि ये मेरी कानूनी ड्यूटी थी। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम केवल तभी तक मेरे कह से बची हुई हो जब तक बंटी सुरक्षित है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा ना, कोई आफत नहीं आ गई है उस पर, केवल गायब हुआ है, मिल नहीं रहा है। थाने में मैंने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखा दी है। वो लोग तलाश कर रहे हैं। पुलिस का कहना भी यही है कि मिल जाएगा। किसी करोड़पति अरबपति की तो औलाद है नहीं जिसे किसी ने फ्रौती के लिए उठा लिया होगा। मैं पूछता हूँ कैसे गायब हो गया वो? बता तो चुकी हूँ, बार बार मुझे परेशान मत करो। आया के साथ कॉलोनी के पार्क में खेलने गया था। बिगाड़ तो रखा ही है तुमने उसे। बेचारी आया 2 मिनट के लिए टॉयलेट में क्या गई कि गायब हो गया। उसके बाद उसने घंटों से तलाशा, खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछा, मगर कोई नहीं बता सका कि वो कहाँ गायब हो गया। तुम बहुत कमीनी हो। मुझे लगता है तुमने ही उसे गायब किया है। कहीं कोई ड्रामा तो नहीं कर रही कि 1 तारीख को उसे मुझे देना पड़ेगा? बेकार के आरोप मत लगाओ। बता ही तो चुकी हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें तरसाने और सबक सिखाने के लिए कोर्ट से ऐसा अरेंजमेंट करवाया था, वरना तो शायद तुम वही खेल खेल रही हो। मुझे तरसाने और बदला लेने के लिए तुमने उसे गायब तो नहीं कर दिया। तुम बेकार की बातें मत करो, समझे? तुम जानती हो ना मोनिका, अच्छी तरह जानती हो ना, अगर बंटी नहीं मिला और उससे कुछ हो गया, मैं तुम्हें मार ही नहीं डालूंगा, बल्कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। और एक भी टुकड़ा इतना बड़ा नहीं होगा कि जिसे चिता पर रखकर जलाया जा सके। ठीक है, पुलिस को लिखाई गई अपनी रिपोर्ट में मैं ये लाइन भी बढ़वा दूंगी कि तुमने मुझसे ऐसा कहा है। पारस ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दूसरी तरफ से रिसीवर बहुत जोर से पटकने की आवाज़ आई। पारस का दिमाग साएं साएं कर रहा था, उस जैसे हर नस को चक्रवाती तूफान ने घेर लिया हो। इस वक्त वो अपनी क्वालिस में था और ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मोबाइल ऑफ करके बगल वाली सीट पर फेंका। सिंघानिया फार्म हाउस से निकलने में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। इमारत से बाहर के स्टाफ को कुछ मालूम नहीं था कि अंदर क्या तूफान आ गया था। प्रोजेक्ट के चीफ की हैसियत से जैसे वह अब से पूर्व वहाँ आता जाता रहा था, वैसे ही निकल आया था। हमेशा की तरह गार्ड्स ने सैल्यूट भी मारे थे, मगर वो जानता था भविष्य में वहाँ घुसना उसके लिए उतना ही कठिन होगा जितना उसने खुद किसी साधारण आदमी के लिए बनाया था। परंतु उस वक्त उस बारे में वो सोच नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि अब कहाँ जाए, क्या करे। मोबाइल पर मोनिका का फ़ोन आ गया। एक और धमाका कर दिया उसने, ये कहकर कि बंटी गायब हो गया है। अब उसका जहन 2 घटनाओं के चंगुल में फंस कर रह गया था। सबसे पहले ये बताओ पारस, इस वक्त तुम कहाँ हो? बलराज सिंघानिया ने ट्रांसमीटर पर बड़ी आत्मीयता के साथ पूछा था। नहीं बता सकता। बच्चों जैसी जिद मत करो पारस, हम तुम्हारी इस वक्त की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। प्लीज़ खुद पर काबू पाओ। असली अयोध्या वही होता है जो मुसीबत के समय में अपने दिमाग पर काबू रखे और ऐसा कदम उठाए कि भविष्य में उसके अच्छे परिणाम आए। अब जो होगा देखा जाएगा सिंघानिया साहब, मगर जब तक बंटी का पता नहीं लग जाता तब तक खुद को किसी के हवाले नहीं करूँगा मैं। अपने ही शुभचिंतकों की बात को गलत ढंग से मत लो। हम तुमसे केवल इतना कह रहे हैं कि सिंघानिया विला में वापस आ जाओ। यहाँ से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा काम केवल उस समय को निकाल देना है जो विशेष ने देखा है। एक बार वो लंबे चेहरे वाला आदमी पकड़ा जाए तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और मेरा बेटा बंटी, यही समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहे हैं पारस। सारा काम अपनी टीम पर छोड़ दो, हम सब बंटी को ढूंढ निकालेंगे। नहीं, बंटी मेरा बेटा है, उसे तलाश करना मेरा काम है।
मैं आपसे वादा करता हूँ किसी ने अगर उसे पाताल में भी छुपा रखा होगा तो उसे खोज निकालूंगा। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं पारस, तुम इस फेर में मत पड़ो। हमें लगता है बंटी के गायब होने से उस घटना की भूमिका बननी शुरू हो गई है जो विशेष ने देखी है। शायद इसलिए कत्ल करने वाले हों तुम उसका। हो सकता है बंटी का किडनैपर वही हो। विशेष ने यही तो देखा था ना कि कत्ल करते समय तुम बहुत गुस्से में हो। तुम इतनी सी बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? बंटी का पीछा तुम खुद मत करो, अपने साथियों पर छोड़ दो ये काम। उन हालात की तरफ बढ़ो ही मत जिनका जिक्र विशेष पहले ही कर चुका है। ऐसा खुद विशेष भी नहीं चाहता होगा पारस। इन लोगों ने हमें बताया कि घटना को देखने के दरमियान उसने यही कहा था कि भगवान करे ऐसा ना हो। वो तुम्हें कत्ल करते देखकर बहुत ज़्यादा डर गया है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। बलराज सिंघानिया पारस के बोलने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो सिंघानिया ने ही पूछा, क्या हुआ पारस, लाइन पर हो? हूँ। तो क्या सोचने लगे? हमारा कहना है इतना मत सोचो। अगर सचमुच वो लंबे चेहरे वाला ही मेरे बेटे का किडनैपर है और उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा दिया तो? इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि आवाज़ पारस के हलक से निकल रही है। लग यूं रहा था जैसे कोई हिंसक पशु अपना शिकार देकर गुर्रा रहा हो। तो मैं उस शख्स का भेजा उड़ाकर रख दूंगा। देखो पारस, याद करो तुम अभी एक पल पहले तक तुम क्या कह रहे थे कि हम लोग घबराए नहीं। तुम लंबे चेहरे वाले का हत्या नहीं करोगे और अपने आप को रोक लोगे, लेकिन इस समय तुम क्या कह रहे हो? तुम इस झमेले में मत पड़ो, ये काम हम पर छोड़ दो, हम बंटी को सुरक्षित ले आएंगे। अब तो बिल्कुल नहीं सिंघानिया साहब, लगता है विशेष ने जो देखा वो होकर ही रहेगा। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो पारस? अगर तुमने वैसी बेवकूफ़ी की तो फांसी से कम सजा नहीं होगी। हाँ, जीना भी कौन चाहेगा सिंघानिया साहब? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो जीना भी कौन चाहता है? वही तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। अब तो आप एक ही दुआ करें कि वो हरामज़ादा जिसने मेरे बेटे को पकड़ रखा है उसको कोई दुनिया में नहीं बचा सकता। बस वो मेरे कहर से बच जाए। ये कहने के बाद उसने संबंध विच्छेद कर दिया। सिंघानिया हेलो हेलो करता रह गया। संपर्क काट दिया इस गधे ने। बड़बड़ाने के साथ बौखलाई सी आवाज़ में सिंघानिया ने अपने ड्राइंग रूम में मौजूद त्रिलोचन सिंह, अंकित, आरिफ और मारिया को देखा। उन सभी के चेहरे पर उस वक्त अनेक आशंकाएं गर्दिश कर रही थी। आवाज़ किसी के मुंह से नहीं निकली, जैसे कहने के लिए किसी को कुछ सूझ ही ना रहा हो। सिंघानिया ने पुनः पारस से संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। हो कैसे गया ये सब? तुम सबके रहते वो वहाँ से निकल कैसे गया? तुम 4 थे, बल्कि 5, मुश्ताक सहित। टेक्नीशियंस अलग थे। इतने लोगों के रहते निकलने में कामयाब कैसे हो गया वो अकेला? उसने एक्शन इतनी तेजी से लिया साहब, हमको समझ ही नहीं पाए। हम में से तो किसी को, और शायद मुश्ताक को भी उम्मीद नहीं थी कि वो एकदम से ऐसा कर बैठेगा। पर टेक्नीशियंस ने तो कंट्रोल रूम से उसे मुश्ताक पर हमला करते देख लिया होगा ना। उनके पास तो टाइम था, उन्होंने क्यों नहीं तुरंत बाहर वालों को अलर्ट कर दिया? किसी के पास कोई टाइम नहीं था सिंघानिया साहब। पारस ने किसी के दिमाग को इतना मौका ही नहीं दिया कि कोई कुछ समझ सके। हाँ, टेक्नीशियंस ने उसे मुश्ताक पर हमला करते देखा ज़रूर था, मगर तब तक उनका दिमाग बस इतना ही सोच पाया होगा कि बॉस उखड़ गया है। उस वक्त पारस हमसे मुश्ताक से नहीं उलझा था। उसके दिमाग में भी शायद यही बात थी कि अगर टेक्नीशियंस को मौका मिल गया और उन्होंने अंदर की कंडीशन के बारे में बाहर तैनात गार्ड्स को बता दिया तो वो फंस जाएगा। तभी तो हम सबको छोड़कर सीधा कंट्रोल रूम पर झपटा। इससे पहले कि उनमें से किसी का दिमाग काम करना शुरू करता, उनके सिरों पर जाकर सवार हो गया वो। कौन अपने सामने तने रिवॉल्वर को देखकर पंगा लेता? मुश्ताक ने लिया था, सो परिणाम भोगा। मारिया ने भी लिया था सर, अंकित बोला। इसने शायद ये सोचा था कि वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। कंट्रोल रूम में केवल मैं ये सोचकर गई थी कि शायद उसे समझाने में कामयाब हो सकूं। मैं कोशिश कर ही रही थी कि उसने मेरे सर पर वार कर दिया। अब हमने सारी सिक्योरिटी को ये बता दिया है कि अब वो हमारा बॉस नहीं रहा। कुछ के चेहरे पर हैरत के भाव थे, आधे समझे और आधे नहीं समझे। पर यह बात मुश्ताक ने उन्हें अच्छी तरह समझा दी कि भविष्य में अगर पारस नज़र आए और वो फार्म हाउस के अंदर आने की कोशिश करे
तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसी कोशिश अब वो करेगा ही क्यों? अब इस सरकारी जासूस के चक्कर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंघानिया ने कहा। इसका उद्देश्य किसी भी तरह पारस को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाना होगा, जबकि तुम्हारा उद्देश्य उसे बचाना है। इन शब्दों के साथ जो मुश्ताक ने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो एक बार को तो सभी के जिस्मों में सनसनी सी दौड़ गई। सभी की निगाहें एक झटके से दरवाजे की तरफ घूम गई। लंगड़ाता हुआ मुश्ताक उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्यों? आपने क्या सोचा था कि एक गोली मुश्ताक को घर बिठा देगी, बिस्तर पकड़ लेगा मुश्ताक सिद्दीकी? नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। जो भी था बता ही दीजिए। बगैर हमारी इजाज़त तुम्हें यहाँ किसने पहुँचने दिया? ओह, विला के गेट पर तैनात गार्ड्स की बात कर रहे हैं ना आप? मेरा जो कार्ड है सिंघानिया साहब, सीबीआई का, वो किसी शेरों से कम नहीं है। मेरा कार्ड देखते ही बड़े बड़े सूरमा रास्ते से हट जाते हैं। इस बार सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरता रहा। अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जिस तरह पारस की बुद्धि उलट गई है उसी तरह आपकी भी उलट गई है। क्या कहना चाहते हो तुम? इस वक्त आपका, बल्कि तुम सबका उद्देश्य पारस को बचाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो होना चाहिए जो मेरा है, उसकी गिरफ्तारी, ताकि वो लंबे चेहरे वाले का कत्ल ना कर सके। सब चुप रहे, जैसे मन ही मन उसकी बात से सहमत हो। वैसे तुम्हारे मदद करने ना करने से मेरी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। इस वक्त सारे शहर की पुलिस सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर जुटी है, पारस की तलाश और उसकी गिरफ्तारी। सिंघानिया समेत सब लोग चुप रहे। एक और कमी है मुश्ताक में, वो पुनः बोला। जो भी करता है चैलेंज देकर करता है, ताकि फंसने वाला बाद में ये ना कह सके कि मुश्ताक तूने मुझे धोखा दे दिया। यानी? सिंघानिया ने पूछा। आप जो कुछ देर पहले पारस को यहाँ अपने विला में पनाह देने के ऑफ़र दे रहे थे, मेरी सलाह है उस विचार को खुरच खुरच कर अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस विचार को प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश की तो उससे पहले आपके हाथों में हथकड़ी पहना दूंगा मैं। मुश्ताक, कोई भी बात कहने से पहले याद रखना कि किससे बात कर रहे हो। ये बात हमेशा याद रखता है रखना मुश्ताक की फितरत में शामिल है, और कहता मुश्ताक सिर्फ वो है जो वो कर सकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सिंघानिया साहब कि आप क्या चीज़ हैं और आपके संबंध कहाँ तक हो सकते हैं, मगर गैर कानूनी काम करने वाले को मुश्ताक बख्श नहीं सकता। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने कानून तोड़ा तो आपकी ये अकूत दौलत और बेशुमार रसूखात आपको बचा नहीं सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि सिंघानिया उसे घूरता रहने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सका था, जबकि मुश्ताक एक बार फिर कहता चला गया था, हाँ, आपका प्यादा मुश्ताक को गोली मारकर फरार हुआ है। उस मुश्ताक को जिसकी बात होम मिनिस्ट्री से लेकर पीएम हाउस तक नहीं करती। पारस इस वक्त एक मुजरिम है, और उससे पहले मुजरिम होगा वो शख्स जो उसे पनाह देने की कोशिश करेगा। सीबीआई ऑफिस से जरा मेरा रिकॉर्ड निकलवा कर चेक कर लीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि मैं एक बार नहीं कई बार आपसे भी बड़ी बड़ी हस्तियों को जेल की हवा खिला चुका हूँ। मुश्ताक की धमकी सुनकर सिंघानिया के चेहरे पर एक के बाद एक कई रंग यूं गुजरे जैसे कैबरा करती नर्तकी के जिस्म से गुजरे हों। फिर थोड़ी देर में खुद को कंट्रोल करते हुए बोले, मुश्ताक, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो गिरफ्तार ना हो। क्यों ना हो? वो मुजरिम नहीं है, वो भटक रहा है। अगर वो मुजरिम थे जिन्हें आपके इन गुर्गों ने किसी की हत्या करने से पहले गिरफ्तार किया, तो पारस मुजरिम क्यों नहीं है? सक पकाकर चुप रहेगा सिंघानिया। मुश्ताक भाई, मारिया ने कहा, ईमानदारी से बताइए, पारस को वहाँ से फरार होने से रोकने की जितनी कोशिश आपने की, क्या उतनी हम सब ने नहीं की थी? हाँ, की थी। क्या हम चाहते हैं कि वो हत्या करें? नहीं चाहते। तो फिर आपका और हमारा मकसद तो एक ही हुआ ना? हाँ बिल्कुल, मगर केवल यहीं तक हुआ, यहाँ तक कि वो हत्या करने में कामयाब ना हो सका। यहाँ से आगे सब गड़बड़ है। जो ऑफर सिंघानिया साहब उसे ट्रांसमीटर पर दे रहे थे, या इन्हीं के द्वारा तुम लोगों को मुझसे दूर रहने की जो सलाह दी जा रही थी, उससे साफ जाहिर है कि तुम लोग उसे बचाना चाहते हो। इस नाते बचाना चाहते हो क्योंकि वो तुम्हारा साथी है। मगर सच्चाई ये है कि मैं उसे किसी पर्सनल खुंदक की वजह से गिरफ्तार करने पर इतना जोर नहीं दे रहा हूँ। वो एक मुजरिम है,
वैसे ही मुजरिम जैसा कि तुम लोग अभी तक गिरफ्तार करते रहे हो। इस नाते मेरा ही नहीं बल्कि तुम लोगों का भी फर्ज है कि उसे गिरफ्तार करना, ना कि बचाने की कोशिश करना। मतलब तुम पारस को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करोगे, इस दलील के साथ कि वो भविष्य में लंबे चेहरे वाले का मर्डर करने वाला था। बेशक। सिंघानिया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तब तो हमारे ही द्वारा अब तक किए गए कार्यों पर सरकारी मुहर लगाओगे तुम। साबित हो जाएगा कि हम लोग बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे थे। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, मगर तुम लोग समझना ही नहीं चाह रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अंततः तुम्हारी बातें प्रूफ होने जा रही हैं। यही तो सिद्ध करना चाहते थे ना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट है, विशेष में भविष्य देखने की क्षमता है। इस बात का दावा करने वालों में सबसे आगे पारस था। ये प्रूव करना उसके जीवन का पहला और आखिरी मकसद था कि विशेष में ये क्षमता है। सरकार और कानून इस बात को मान नहीं रहे थे, अब तो उन्हें तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। तो तुम तो अपने चीफ को ऐसी रिपोर्ट देने का मन पहले ही बना चुके थे, त्रिलोचन सिंह ने कहा, और अब ये बात पुख्ता हो गई। ये मन केवल नाहटा वाली घटना के बाद बना लिया था मैंने, वजह मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अगर सिर्फ उसी एक घटना के बेस पर मैं चीफ को अपनी रिपोर्ट देता तो बात शायद उतने पुख्ता तरीके से उनकी समझ में नहीं आती। लेकिन अब जो ये घटना घटी है उसके बाद तो किसी के मन में कोई शंका ही नहीं रह जाएगी। विशेष ने इस प्रोजेक्ट के चीफ को भी हत्या करते देख लिया है। अब किसी के पास ये कहने की कोई गुंजाइश नहीं है कि विशेष को कुछ पढ़ाया लिखाया जाता है या कोई तिगड़म लगड़ाकर बेकार का प्रचार किया जा रहा है कि विशेष में कोई विशेषता है। अब तो लोग खुद ही सोच लेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता, यानी विशेष को पढ़ा लिखा कर ये प्रोजेक्ट खड़ा किया गया है, तो कम से कम प्रोजेक्ट का चीफ की हत्या करने वाला नज़ारा तो वो नहीं देखता। नहीं, सिंघानिया ने कहा, हम इस कीमत पर अपनी बात साबित नहीं करना चाहते। दिल की गहराइयों से ये दुआ करते हैं कि विशेष ने जो भी देखा सब गलत हो, भले ही ये प्रोजेक्ट गलत सिद्ध हो जाए, मगर वैसा कुछ ना हो। क्या कैसा हो सकता है? मुश्ताक ने अपनी आंखों में बहुत ही खास चमक लिए ये सवाल किया था। कैसा? कि विशेष गलत देख ले? गलत तो नहीं देख सकता, मगर भ्रमित तो हो सकता है ना। तुम खुद सिद्ध कर चुके हो कि ऐसा पिछले केस में हो चुका है। मतलब आपके ख्याल से वैसा भी हो सकता है जैसी संभावनाएं खुद पारस ने व्यक्त की थी, ये कि कोई और ही पारस को फंसाने के लिए उसके मेकअप में लंबे चेहरे वाले की हत्या करने वाला हो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? यकीनन उसके किसी दुश्मन ने उसे फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा हो। बड़ा मेहरबानी, क्या आप अपने उस दुश्मन का नाम भी बता सकते हैं? सबसे बड़ी दुश्मन तो उसकी एक्स बीवी ही है, ऐसी औरत जो उसके खिलाफ कुछ भी करने से गल गुजरने को तैयार है जिससे कि उसे परेशानी हो। क्या मोनिका नाम की वो औरत वैसे ही कर सकती है जिसकी संभावनाएं अभी व्यक्त की जा रही हैं? हाँ, क्यों नहीं। हो सकता है कि उसनी ने बंटी के गायब हो जाने का ड्रामा रचा हो और इस सारे खेल के पीछे वही हो। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विशेष ने जो कुछ भी देखा बिल्कुल सही देखा है। पारस ही उस लंबे चेहरे वाले की हत्या करने वाला है। इस बात का क्या आधार है? देखो, सबसे पहली बात, पारस की बुद्धि घूम गई है। अपने किसी शुभ चिंतक की बात सुनने को वो तैयार नहीं है। आपातकाले विपरीत बुद्धि, है ना, ये तुम सब लोग मानते हो इस बात को। और सारे लक्षण इस वक्त पारस के अगेंस्ट नजर आते हैं। जो घटना विशेष ने देखी है उसके बीज अंकुरित होने लगे हैं। बंटी का गायब होना, कत्ल करते वक्त पारस का गुस्से में होना, वो गुस्सा यहीं से नजर आने लगा है। जो पारस अब तक ये कह रहा था कि वो किसी भी हालत में लंबे चेहरे वाले की हत्या नहीं करेगा, वो पलक झपकते ही अब ये कहने लगा है कि अगर उसने बंटी को कोई नुकसान पहुंचाया होगा तो वो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इतने सब के बाद भी अगर तुम इस बात को कबूल नहीं करोगे कि पारस होने की तरफ बढ़ रहा है तो उसी का नुकसान करोगे, क्योंकि अगर यही सोचते रहे कि वो किसी षड्यंत्र का शिकार है तो शायद उसे रोकने की उतनी ईमानदार कोशिश नहीं कर सकोगे जितनी की जानी चाहिए। अगर वो हम लोगों की किसी कोताही की वजह से कत्ल करने में कामयाब हो गया तो उसे कोई नहीं बचा सकेगा। अगर हमने इसे पहले पकड़ लिया तो कम से कम हत्या वाले जुर्म से वो बच सकता है और कोई हत्या होने से भी रह जाएगी। ये षड्यंत्र हो या वाकई,
ये सब होने वाला है जो विशेष ने देखा है, और हमें उसे रोकने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और रुक वो तभी सकता है जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, मुश्ताक ने कहा। किसी के भी द्वारा उसे बचाने की कोशिश करने का मतलब उसी को नुकसान पहुंचाना होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं सिंघानिया साहब, पक्के तौर पर ठीक कह रहा हूं। पर इस घटना को रोका कैसे जा सकता है? हमें तो पूरी बात नहीं मालूम, आधी अधूरी जानकारियां हैं हमारे पास। घटना कब और कहाँ घटेगी? अगर ये पता लग जाए कि ये घटना कहाँ और कब होने वाली है तो हम वहाँ पारस के पहले पहुँच सकते हैं। उस लंबे चेहरे वाले को अपने कब्जे में ले सकते हैं। कमबख्त का नाम तक नहीं पता हमें, आरिफ ने कहा। मेरे ख्याल से घटना घटने में अभी 1 हफ्ता बाकी है। हमारे पास काफ़ी टाइम है। अंकित चौंका। ये बात किस बेस पर कह रहे हो तुम? विशेष ने होल्डिंग के नीचे बैठे बुढ़े को जामुन बेचते देखा था। जामुन एक सीजनल फल है, केवल बारिश में आता है, तब जबकि मानसून आ चुका होता है। और मेरी जुटाई जानकारी के अनुसार जामुन के बाज़ार में आने में अभी 1 हफ्ता है। गुड, वेरी गुड। बड़ा ही मजबूत पॉइंट है ये। हम में से कोई इस बात को इस तरीके से सोच नहीं पाया। प्रशंसा के ये शब्द सिंघानिया के मुंह से स्वतः फूट पड़े। भले ही इन शब्द उनके मुंह से फूटे हों, लेकिन मुश्ताक के लिए तारीफ के चिन्ह सभी के चेहरों पर थी। तब तो तुमने उस होल्डिंग के बारे में भी पता लगाया होगा। क्या कुछ पता चला है? सिंघानिया ने पूछा। फिलहाल तो पूरे शहर में ऐसा कोई होल्डिंग नहीं लगा है जिस पर काला अंग्रेज़ लिखा होगा। 1 हफ्ते बाद लग जाए तो बात अलग है। मगर सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि मेरे द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक इस नाम की कोई फिल्म रिलीज़ भी नहीं होने वाली है। तो फिर वो किस चीज़ का होल्डिंग हो सकता है? इस बारे में तो फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर तुमने इतना सब कुछ मालूम कराया है तो ये भी मालूम करने की कोशिश की होगी कि विशेष द्वारा देखी गई वो जगह जहाँ मर्डर होने वाला है वो कहाँ है। कोशिश की जा रही है, मगर अभी इस बारे में कोई सफलता नहीं मिली है। तो फिर पारस को रोकने के लिए फ़िलहाल किस दिशा में कार्य करना चाहिए? जवाब मुश्ताक ने दिया। मेरे ख्याल से उसका अगला स्टेप मोनिका को दबोचना होगा। अगर उसके चारों तरफ अपना जाल बिछाया जाए तो पारस को आराम से दबोचा जा सकता है। 5 स्टार होटल ड्रीमलैंड का डिस्कोथेक, कानफाड़ू संगीत, पलक झपकने से भी ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलती रोशनियाँ, छलकते जाम, सिगरेट के धुएं से सरोबार माहौल, डांस के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले नई नस्ल के लड़के और लड़कियाँ, किसी के हाथ में जाम, किसी के हाथ में सिगरेट, और किसी के होश नहीं कि उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, कपड़े तन ढकने का काम कर भी रहे हैं या नहीं। इस माहौल को देखकर पक्का यकीन हो रहा था कि समय चक्र खुद को दोहराता है। एक ज़माना था जब जंगली लोग ताड़ी पीकर इसी तरह धूम मचाते थे, तन पर कपड़े ना के बराबर होते थे। उस ज़माने में तो कपड़े होते नहीं थे, और अब हैं तो पहनना कष्टप्रद लगता है। वहीं थी मोनिका, नशे में धुत, कीमती कपड़े का झिलमिल करता काले रंग का एक छोटा सा फ्रॉक पहने हुई थी वो, विदाउट स्लिप, चौड़े गले वाला फ्रॉक, नाभि से थोड़ा नीचे तक जिस्म से चिपका हुआ था वो। उसके नीचे झालर थी, मगर केवल इतनी कि उसके नितंब को केवल आधा ही ढके हुए थी। पैंटी का आधा हिस्सा भी साफ नज़र आ रहा था। फ्लोर पर जब वो स्टेप लेती और थोड़ा सा भी झुकती तो पूरी की पूरी पैंटी नज़र आने लगती थी। और नज़र आए, शायद इसलिए फ़्रॉक इतना ऊंचा था, और शायद इसलिए पैंटी इतनी कीमती थी। कीमती चीज़ अगर पहनी जाए और नज़र ना भी आए तो किस काम की? शायद मोनिका इसी सिद्धांत को मानने वाली थी। फ्रॉक का गला बड़ा होने के कारण उसका वक्ष स्थल आधा बाहर निकल रहा था। बाकी का हिस्सा उसके उछल कूद मचाने के कारण काँप रहा था। पैरों में ऊंची एड़ी के सैंडल्स थे जिनके फीते पिंडलियों पर बंधे थे। केले के तने जैसी चिकनी और बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद लंबी टांगों पर वो जी भरकर उछल रही थी, इस कदर कि राजन के संभाले नहीं संभल रही थी। बड़ी मुश्किल से अपनी बाहों में समेट पा रहा था वो उसे। बस मोनी, बहुत हो गया। क्यों डार्लिंग, थक गए तुम? मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। बहुत पी गई हो आज। कहाँ, 3 ही तो हुए हैं, 1 पैग और? बिल्कुल नहीं, तुम पहले ही आउट हो चुकी हो। 1 और ले लिया तो ढेर हो जाओगी। हाँ, कल भी तो ऐसे ही हुआ था। पी कर ढेर हो गई थी मैं, और सारी रात सोती रही और तुम कलपते रहे। इसलिए कह रहे हो ना, और नहीं? हाँ, ऐसे ही समझ लो। आओ अब रूम में चलते हैं। कहने के साथ वो उसे संभाले डांस फ्लोर के किनारे की तरफ बढ़ गया। चलो, ऐसे ही सही।
राजन बगैर कुछ कहे उसे संभाले आगे बढ़ रहा था। मोनिका ने अपने जिस्म का पूरा भार उस पर डाल रखा था। ऐसा नहीं था कि राजन पिए हुए नहीं था, मगर यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मोनिका की हालत ने उसकी उतार कर रख दी थी। अचानक वो ठिठकी। मगर? क्या मगर? एक शर्त पर। क्या? जब मज़ा दे चुकूंगी तो एक पैक और लेने दोगे मुझे? ओके ओके, अब चलो तो सही। फ्लोर से नीचे आते ही वो मोनिका को संभाले उसे स्टैंड की तरफ बढ़ गया जिस पर कई हैट टंगे हुए थे। उसने अपना हैट उतार कर सर पर रखा, इस तरीके से आगे रखा कि आंखों तक का हिस्सा छुप जाए। साफ जाहिर था कि वो होटल में किसी को कम से कम इस रूप में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। चेहरा झुकाए लॉबी से गुजरा और लिफ्ट तक वो पहुंच गया। उसने इस बात का ज़रा भी ध्यान नहीं दिया कि कुछ खास नज़रें उन्हीं पर जमी हैं, खास तौर पर मोनिका पर। मुश्ताक, त्रिलोचन सिंह, अंकित, आरिफ और मारिया की नज़रें थी वो, अलग अलग मेकअप में। राजन और मारिया को देखकर आंखों ही आंखों में पांचों की बातें हुई। इन बातों के परिणाम स्वरूप त्रिलोचन सिंह और आरिफ लॉबी में ही रह गए, जब तक कि मुश्ताक, अंकित और मारिया उनके पीछे पीछे न केवल लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच गए बल्कि लिफ्ट में सवार भी हो गए। मुश्ताक लिफ्ट के एक कोने में अकेला खड़ा हो गया था, जबकि अंकित और मारिया यूं चुपके खड़े थे जैसे वे भी राजन और मोनिका जैसा ही जोड़ा हो। सफ़र शुरू हुआ। एक सिगरेट देना डालने? मोनिका ने कहा। नो, लिफ्ट में सिगरेट नहीं पी सकते, राजन ने कहा। कौन कहता है नहीं पी सकते? मैं तो पी सकती हूँ। मोनी प्लीज़। वो साफ साफ झल्लाता हुआ नजर आया मगर बोला कुछ नहीं। जेब से एक पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मोनिका ने पैकेट लेने का कोई उपक्रम नहीं किया, या ये कहा जा सकता है कि इस हालत में वो नहीं थी। सुलगा कर दो। लाइटर से सिगरेट सुलगाते वक्त भी राजन ने अपना चेहरा नीचे झुकाए रखा, जैसे लिफ्ट में मौजूद अन्य लोगों को अपना चेहरा ना दिखाना चाहता हो। उसकी इस हरकत ने मुश्ताक, अंकित और मारिया के दिलो दिमाग में शक पैदा कर दिया। तीनों की नज़रें मिली। मुश्ताक ने कोई इशारा किया और उस इशारे के परिणाम स्वरूप ही मारिया ठीक उस वक्त अंकित की बाहों से निकलकर ऐसे अंदाज में राजन से टकराई जैसे मोनिका जितने नशे में हो, जिस वक्त वह सिगरेट सुलगाने के बाद मोनिका को पकड़ चुका था। धक्का तो खैर उतना जोरदार नहीं था, लेकिन ठीक उसी वक्त अंकित ने अपना हाथ राजन के हेड पर मारा था। उसका हेड सर से उड़ता हुआ फर्श पर जा गिरा। सॉरी सॉरी जेंटलमैन, कहने के साथ अंकित ने मारिया को ऐसे अंदाज में संभाला जैसे वो बेहद नशे में हो। मारिया एक्टिंग भी ऐसी कर रही थी। संभालो ना यार इसे, मेरी समझ में नहीं आता, जब झिलती नहीं तो ये औरतें साली इतनी पीती क्यों हैं? झल्लाए अंदाज में राजन बोला। गाली दी? तुमने मुझे गाली दी? मोनिका ने आंखें निकाली। नहीं डार्लिंग, तुम्हें कहाँ गाली दी मैंने? क्यों, क्या मैं औरत नहीं हूँ? औरत? किसने कहा? तुम तो लड़की हो ना। हाँ ये तो है। यही क्षण था जब नशे में झूमने की एक्टिंग करती मारिया ने अंकित से कहा, तो क्या इसने मुझे औरत कहा? नहीं, भला तुम्हें कैसे कह सकता है? तुम्हें अगर कुछ कहता तो सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ, कोई और नहीं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसी सब के बीच लिफ्ट 10वें फ्लोर पर जा पहुंची। राजन ने अपना हैट उठाकर पुनः सर पर रख लिया। वो बेचारा सपने तक में नहीं सोच सकता था कि उसके सर से हैट क्यों अलग कराया गया था। मुश्ताक आदि ने पुष्टि कर ली थी कि वो पारस नहीं है। लिफ्ट से निकलने के बाद राजन मोनिका को संभाले रूम नंबर 1005 की तरफ बढ़ गया। उसे दिखाने के लिए मुश्ताक गैलरी में दाईं तरफ और अंकित, मारिया बाईं तरफ बढ़े। गैलरी पूरी तरह से सुनसान पड़ी थी। वो कमरे में पहुंचे, दरवाज़ा अंदर से बंद किया। ऑटोमेटिक लॉक ने अपना काम कर दिया। साइड में बाथरूम था। जितने हिस्से में वो था उतना हिस्सा गैलरी की शक्ल लिए हुए था। फर्श पर कीमती कालीन बिछा था। राजन अब भी मोनिका को घसीटने के अंदाज से ले जा रहा था। कमरे में आने के बाद वो मुश्किल से 3 या 4 कदम ही चल पाई थी कि राजन के नितंब पर चमड़े के किसी मजबूत जूते की जोरदार चोट पड़ी। मुंह से चीख निकालता हुआ वो कालीन पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि बैठ के किसी कोने से नहीं टकराया, अगर ऐसा होता तो बेचारे के दांत गिर जाते। हैरत की बात यह नहीं थी कि सिर्फ सहारा हट जाने के कारण, बल्कि सहारे के एक झटके से सामने आ जाने के वजह से मोनिका भी गिर पड़ी थी। क्या हुआ राजू? ये कमरे में पहुंचते तुमने कलाबाजियाँ खाने कैसे शुरू कर दी? कालीन पर पड़ा राजन तब तक पलट चुका था। वहीं पड़े पड़े मोनिका के पीछे देखा तो उसकी आंखें फट गईं। तुम? पारस, क्योंकि मोनिका के पीछे था इसलिए वो उसे देख नहीं पाई थी।
उसे तो यही लगा था कि राजन ने जो कहा है उसी से कहा है। कैसी बातें कर रहे हो डार्लिंग, कमरे में आते ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तो कौन है यहाँ पर? अपने पीछे देखो। अब तक ये बात साबित हो चुकी थी कि मोनिका ने पी चाहे जितनी भी हो, भले ही नशे में हो, मगर उतने नशे में हरगिज़ नहीं थी जितने में वो दर्शा रही थी। होती तो राजन का सहारा हटते ही गिर पड़ती। जब महसूस किया कि फर्श पर पड़ा राजन उसे नहीं बल्कि उसके पीछे देख रहा है तो वो घूमी, और घूमी तो घूमी ही रह गई। वह भी और दिमाग भी चकर घिन्नी की मानंद। हलक से चीख भी नहीं निकल पाई। मुंह खुला तो ज़रूर था पर खुला रह गया, आवाज़ नहीं निकल पाई। नशा हिरन। पलक झपकते ही आंखें खौफजदा हो गई थी। यूं खड़ी रह गई वह जैसे अचानक शेर के सामने देखकर हिरनी खड़ी हो जाती है। न बोलने का होश, न चीखने का होश, न भागने का होश। मुर्दे की मानंद स्थिर हो चुकी उसकी आंखें एक साथ पारस और उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर को देख रही थी। आर्मी वाले भारी बूट, नीली जीन्स, सफ़ेद शर्ट और हाथों में चमड़े के दस्ताने पहने हुए था वो उस वक्त। चेहरे पर आंख की तपिश, आंख अंगारे। उसने मोनिका से नहीं, गुर्राहटदार स्वर में उसके पीछे मौजूद अभी तक ज्यों के त्यों पड़े राजन से पूछा, मरना चाहते हो? नहीं तो जहाँ पड़े हो वहीं औंधे होकर पड़ जाओ। मतलब चेहरा कारपेट में ठूस लो। देखने की कोशिश मत करना कि कमरे में क्या हो रहा है, पारस ने आदेश दिया। मगर तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? तुम्हें नहीं, सिर्फ इसे मारने आया हूँ मैं यहाँ। इससे? पर क्यों? इस फिर में अगर तुम पड़े तो मारे जाओगे। तुमसे ना मेरी कोई दुश्मनी है ना दोस्ती, लेकिन अगर मेरे काम में दखल दिया, यानी जो कुछ यहाँ होने वाला है उसे देखने की कोशिश की, तो शूट कर दूंगा। अगर मेरा कहना माना तो हो सकता है सिर्फ इसे शूट करके चला जाऊं और तुम पूरी तरह से महफूज रहो। पर किस्सा क्या? किस्सा शायद हमारी बातें सुनकर तुम्हारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कान बंद करने को नहीं कहे हैं मैंने। याद रखना, देखोगे कुछ नहीं। अगर देखने की कोशिश की तो सबसे पहले मौत अपनी आंखों से देखने को मिलेगी तुम्हें। अच्छा, तो जो करो वो जो मैंने कहा है। बेचारा राजन, वो तो मौज मस्ती करने के लिए यहाँ आया था। उसे क्या मतलब कि वो कौन है और मोनिका के साथ क्या करता है। उसे तो बस अपनी जान बचानी थी। सो बगैर जरा भी ही हुज्जत के वो औंधा पड़ा रहा, चेहरा कालीन में घुसेड़ दिया। क्यों आए हो यहाँ? अब तक मोनिका नियंत्रित हो चुकी थी। नहीं समझी? हाँ, नहीं समझी? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या बड़ी जल्दी समझ गई? उसे तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। पारस आगे बढ़ा, ठीक सामने, बेहद नज़दीक पहुंचा। मैं तुम्हें डराने की नहीं, ये बताने आया हूँ कि विशेष ने क्या देखा है। विशेष को तो जानती हो ना तुम? हाँ, जानती हूँ, और ये भी जानती होंगी कि वो कभी गलत नहीं देखता। क्या देखा है उसने? ये कि मैंने तुमसे बंटी का पता पूछा, तुमने कुछ नहीं बताया और मैंने तुम्हें शूट कर दिया। गोली वहीं लगी देखी उसने जहाँ इस वक्त मेरा रिवॉल्वर है। खून भी यहीं से निकलते देखा है। मगर मुझे सचमुच में नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम। असल में उसे तुमने ही गायब किया है। तुम्हारा उद्देश्य है मुझे तड़पाना, मुझे परेशान करना। मेरे ख्याल से तो तुमने ही किया है वो काम, और अब ड्रामा बंद करो। उसके आगे के शब्द जोरदार चीख में बदल गए। जरा भी तो रहम नहीं किया पारस ने। भरपूर ताकत से उसके जबड़े पर रिवॉल्वर का वार किया। चीख के साथ वो दूर जाकर गिरी, मुंह से खून बहने लगा। यही क्षण था जब राजन ने अपना चेहरा सीधा करने की कोशिश की, मगर पारस बिजली की सी गति से रिवॉल्वर उसकी तरफ घुमाता गड़राया। आखिर ये चेतावनी है ये तुमको? नहीं, चीख कर वो अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंच गया। एक क्षण भी गवाए बगैर पारस मोनिका पर यूं झपटा जैसे बाज कबूतर पर झपटता है। दाएं हाथ में रिवॉल्वर था, बाएं में उसके बाल पकड़े और उन्हें खींचता हुआ मोनिका के मुकम्मल वजूद को ऊपर उठाता हुआ बोला, अगर वो भाषा इस्तेमाल करने की कोशिश की हरामजादी जो आज से पहले तक यूज़ करती रही है, तो वही हाल करूँगा जो हमेशा ऐसी भाषा यूज़ करने पर करता आया हूँ। मुंह से खून बहने के कारण उसका खूबसूरत चेहरा विभत्स नजर आ रहा था। उस चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक लाता हुआ पारस बोला, याद है ना तुझे? याद है मैंने क्या कहा था? अगर बंटी को कुछ हो गया तो इतने टुकड़े करूँगा तेरे के एक टुकड़ा चिता पर रखने लायक नहीं रहेगा। पर अभी ये कहाँ पता है कि उसे कुछ हो गया? गायब ही तो हुआ है।
कैसे हो गया गायब? तेरे रहते वो कैसे गायब हो गया? मेरी अमानत थी वो तेरे पास, उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? कुछ भी नहीं किया मैंने, बस पार्क में खेलने तो भेजा था। हर रोज़ वो जाता था, मुझे क्या पता था वो गायब हो जाएगा। झूठ बोल रही है तू, सारा खेल तेरा ही है। कहीं पार्क वार्क में खेलने नहीं गया था वो, तू नहीं गायब। नहीं पारस नहीं, तुम्हारी कसम, मैंने उसे कुछ गायब नहीं किया। पार्क से गायब हुआ है, तुम और लोगों से और वहाँ पे और जो लोग मौजूद थे उनसे पूछ सकते हो। जिस वक्त वो ये सब कह रही थी उस वक्त पारस उसके चेहरे को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। जी तो चाहा कि कहे कि उसकी कसम तो वो 1000 बार झूठी खा सकती है, मगर ऐसा कहा नहीं। उसके बताने के अंदाज और चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो सच बोल रही है। हुआ वही है जो बता रही है। और क्या बताया आया ने? बस इतना ही बताया था। तूने कुछ पूछा ही नहीं होगा, तुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना पूछने की। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। हाँ, रिपोर्ट लिखवा दी और फ़र्ज़ पूरा, एक माँ का फ़र्ज़ पूरा। शाम ढलते ही अपने यार के साथ मौज मस्ती करने आ गई, जमकर शराब पी और शरीर की प्यास बुझाने पड़ रही थी। माँ के नाम पर कलंक है तू। सॉरी पारस, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ओह, ये लफ्ज़ बोलने आते हैं तुझे? अब मैं उसे नहीं रखूँगी, कोर्ट से अपना दावा वापस ले लूँगी। कह दूँगी कि सारी ज़िंदगी अब उसे तुम ही रख सकते हो। नाम क्या है आया का? लक्ष्मी। कहाँ रहती है? नहीं पता। इस तरह तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे सचमुच नहीं पता पारस, किसके कहने पर रखा था उसे? एक कंपनी से मंगवाई थी। फ़ोन लगा उस कंपनी को, 24 घंटे खुली रहती हैं ऐसी कंपनियाँ। पता कर और पूछ इस समय वो कहाँ है। इसी समय मेरे साथ उसके घर चलना होगा। ठीक है, मुझे छोड़ो, मैं फ़ोन लगाती हूँ। गैलरी के मोड़ पर खड़े अंकित ने मुश्ताक से कहा, 1 घंटा हो चुका है, ना वो कमरे से बाहर आए और ना ही पारस ने अंदर जाने की कोशिश की। बड़ा ही मुश्किल और बोरिंग काम है ये। ज़रूरी नहीं कि नज़र आए, मतलब संभावना है कि शायद वो मोनिका से ये जानने की कोशिश करे कि बंटी कैसे गायब हुआ, और संभावना केवल संभावना होता ही है। ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा ही करेगा, आज ही करे, अभी करे और इसी वक्त करे, क्या पता कब करे। और हम तब तक मोनिका पर यूं ही नज़र रखेंगे? मारिया ने पूछा। मजबूरी है, इसके अलावा हमारे पास और रास्ता ही भी क्या है? मुश्ताक ने कहा। ये तो बड़ा बोरिंग काम है। मेरे लिए तो बोरिंग नहीं है, मेरा तो रोज़ का ही काम है ये। मुश्ताक मुस्कुराया। गनीमत है कि रात का समय है, लोगों की आवाजाही ना के बराबर है, वरना लोग हम पर शक करते। तभी एकदम से 1005 का दरवाज़ा खुला। वो आ रहे हैं, मारिया के मुंह से निकला। अंकित ने कहा, उफ, मेहनत बेकार, पारस तो यहाँ है नहीं। मुश्ताक ने कुछ नहीं कहा, केवल देखता रह गया उन्हें, जो ठीक वैसा ही सीन बनाए बाहर निकले थे जैसा अंदर जाते वक्त था। नशे में धुत मोनिका, घसीटने के अंदाज में उसके साथ चलता राजन, वही कपड़े, वही आंखों तक झुका हैट, चेहरा छुपाने की कोशिश। हमारी मेहनत ज़रा भी बेकार नहीं गई है। मतलब? चौंकते हुए अंकित और मारिया ने पूछा। ये राजन नहीं, पारस है। क्या बात कर रहे हो? उसकी इस हरकत से जाहिर है कि अपने चेहरे पर किए गए हमारे ये मेकअप शेकअप बेकार गए। वो पहले ही ताड़ चुका था कि हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो हमें ही बेवकूफ़ बनाकर ये सब कर रहा है। अफसोस, बहुत ही सख्त अफसोस हो रहा है कि पारस मियाँ पहले ही उनके कमरे में जमकर बैठे थे और वही काम भी नहीं होने दिया जो करने के लिए राजन बेचारा मरा जा रहा था। बेचारे को तो मार कूट कर डाल दिया होगा इसने। यानी कि राजन कमरे में पड़ा होगा? हाँ, वो भी नंगा, क्योंकि इसने उसके कपड़े पहने हुए हैं। ये तो वही है। कैसे थाड़ी? इसकी चाल से, पारस की चाल है ये। करेक्ट। तो अब हम क्या सोच रहे हैं? इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? जल्दी का काम शैतान का। जो काम कभी भी कर सकते हैं उसे जल्दबाजी में करने का क्या फ़ायदा? सोचने वाली बात यह है कि कहाँ धर दबोचे हम उसे, यहाँ लिफ्ट में, लॉबी में, जहाँ हमारे बाकी साथी भी हैं। मेरे ख्याल से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और मेरी राय से खुश होने के लिए 10-5 मिनट तो मिलने ही चाहिए इस बेचारे को। मुश्ताक मस्ती के मूड में था। काफ़ी मेहनत की है इसने। राजन के कपड़े उतारे होंगे, बेहोश किया होगा, उसके कपड़े पहने होंगे, सोचा हमें बेवकूफ़ बनाएगा। अब एकदम से पकड़ लेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी ना, थोड़ी देर खुश होने दो।
उधर वो दोनों लिफ्ट पर सवार हुए। उधर मुश्ताक दूसरी लिफ्ट की तरफ लपकता हुआ बोला, आओ। दोनों उसके पीछे लपके। कुछ देर बाद वे दूसरी लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। इसी बीच मुश्ताक ने मोबाइल पर आरिफ से संबंध स्थापित किया। कहाँ हो? लॉबी में। त्रिलोचन सिंह? वो भी ठीक है। लिफ्ट नंबर 4 से वो नीचे आ रहा है। कौन? पारस? हाँ, मोनिका के साथ है वो। ठीक वही सीन बनाए जैसे राजन मोनिका के साथ डिस्कोथेक से निकला था। खुद को राजन बनाने की कोशिश कर रहा है वो। कैसे? वो बात की बात है। पहले ये सुनो कि हम लिफ्ट नंबर 1 में हैं। उनके लॉबी पार करने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, हमारे पहुँचने का इंतज़ार करना, लेकिन केवल तब तक जब तक कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी ना मचाएं। इसके बाद मुश्ताक ने संक्षेप में उन्हें सारी सिचुएशन समझा दी। अगर तुम्हें लगे कि वो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले निकलने की फ़राक में है तो धदबोचना। हाँ, चिंता मत करो। मुश्किल से 2 मिनट बाद लॉबी में थे वो लोग। वे अभी तक तिहाई लॉबी भी पार नहीं कर पाए थे। त्रिलोचन सिंह और आरिफ 2 भिन्न दिशाओं में खड़े थे, दोनों चौकस। हावा बता रहे थे कि उन्हें केवल उनका इंतज़ार था। तुम दोनों 2 अलग अलग दिशाएं पकड़ लो। घेरा मजबूत होना चाहिए। हालांकि हिलने तक का मौका नहीं दूंगा मैं उसे, मगर फिर भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आर्मी के कमांडोज का चीफ रहा है, पता नहीं कब क्या पैतरा दिखा जाए। कहने के तुरंत बाद मुश्ताक उनके जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उनकी तरफ बढ़ गया। गोली से बने जख्म के कारण चाल में लंगड़ाहट के बावजूद इस वक्त उसकी चुस्ती फुर्ती देखने लायक थी। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पलक झपकते ही वह उनके नज़दीक पहुंच गया। रास्ते में ही जेब से रिवॉल्वर भी निकाल चुका था और चेहरे से वह फेस मास्क भी, जिससे कि वो अब तक खुद को छुपाए रखा था। रिवॉल्वर पारस की पसलियों से सटाता हुआ बोला, हमें गच्चा देने का तुम्हारा प्लान तो ठीक था पारस मियाँ, कोशिश भी दुरुस्त थी, मगर अपने जूते बदलना भूल गए। जूते ही बदले हैं और कुछ नहीं। क्या मतलब? मैं राजन ही हूँ। राजन हो? मारे हैरत के मुश्ताक जैसे शख्स का बुरा हाल हो गया। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसे 1% भी उसके राजन होने की उम्मीद नहीं थी। मोनिका भी अब उतने नशे में नज़र नहीं आ रही थी, सीधी खड़ी थी वो। कुछ देर तक तो मुश्ताक को कहने के लिए कुछ सूझा ही नहीं। हक बकाया सब वो उनकी तरफ देखता रहा। तो फिर ये जूते कहाँ से आए तुम पर? उसी ने दिए। राजन मानो रोने को तैयार था। उसने बहुत मारा मुझे, देखो जख्म है, खून बहा। तो तुम इस तरह बाहर क्यों आए? हमें लगा वो आया है। उसके जूते क्यों पहने तुमने? इसका मतलब वो धोखा देकर निकल गया। क्या करते सर, उसके पास रिवॉल्वर था। मजबूर होकर हमें वहाँ से निकलना पड़ा। क्या कहा था उसने तुमसे? ये कि बाहर कुछ लोग उसकी ताक में खड़े हैं, कपड़े अपने ही पहने रखो, केवल मेरे जूते पहन लो। चेहरा हेड से उसी तरह छुपाए रखना जिस तरह से यहाँ आते वक्त छुपाया था। हमें वो करना पड़ा सर। पर जब तुम्हें ही बाहर भेजना था तो अपने जूते क्यों पहनाए उसने? अब हमें क्या पता सर क्यों पहनाए। हमें कच्चा देने के लिए उसने ऐसा किया होगा। जब तुम लोग कमरे से बाहर निकले तो वो कमरे में ही था। हाँ सर। तब तक त्रिलोचन सिंह, आरिफ, अंकित और मारिया भी उनके नज़दीक पहुंच चुके थे और माजरा समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे, कमरे में। अब नहीं होगा सर, अब चला गया होगा वो। राजन ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही कहा। तुम्हें कैसे पता? अपनी तरफ से कुछ नहीं पता हमें, सब उसी का बताया हुआ है। उसने कहा था जब तुम लोग हमसे उलझने की बेवकूफ़ी करोगे तो तब मौके का फ़ायदा उठाकर वो होटल तक से उड़नछू हो जाएगा। ये सुनकर मुश्ताक भन्ना कर रह गया। कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था उससे। और क्या कहा था उसने? बता दूं सर? बताओ। सहमे से राजन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि मोनिका बोली, नहीं राजन, ये ठीक कह रही है सर। उसने बात ही ऐसी कही थी जिसे सुनकर हम नाराज़ हो जाएंगे। उसने हमसे कहा था कि आपसे ऐसा कहें, नहीं कहेंगे तो वो हमें गोली मार देगा, मगर मैं आपसे वो सब नहीं कहूँगा। और अब तो गोली भी नहीं मार सकता, आसपास तो होगा नहीं, अब डरने की क्या ज़रूरत है। बताओ क्या कहा था उसने? उसने कहा था मैं आपसे कहूँ कि मैंने तुम जैसे गधे का बच्चा पहले कभी नहीं देखा। गुस्से में भुन्नाते मुश्ताक ने उसे जोरदार घूंसा मारा। लेकिन तुम्हारी चाल तो बिल्कुल पारस जैसी है, ऐसे कैसे हो गया? मारिया ने पूछा।
वो उसी ने बताया था कैसे चलना है। गोली की नोक पे उसने मुझे बाकायदा चलाना सिखाया, मेरा ट्रायल भी लिया। अभी बताता हूँ साले को, हमें मारने से क्या मिलेगा सर, पकड़ना है तो उसे पकड़िए। बात जैसे ही झटके में मुश्ताक की समझ में आ गई। वो समझ गया कि उसने इन लोगों को ऐसा बोलने को इसलिए कहा ताकि मुश्ताक और सब लोग इन्हीं लोगों में उलझे रहें और उसे भागने का टाइम मिल जाए। एक तरफ तो पारस के बच निकलने से जहां उन्हें अफसोस था, वहीं दूसरी तरफ ये सोच सोच कर बार बार रोमांचित भी हो रहे थे कि क्या चाल चली है उनके बॉस ने। मुश्ताक जैसा शख्स तिल मिलाकर रह गया था। खुद को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेने के बाद मुश्ताक ने मोनिका से पूछा, क्यों मारा उसने तुम्हें, क्या चाहता था? बंटी का पता पूछ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे गायब किया है, मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ। तुमने क्या कहा? वही जो सच था। बंटी पार्क में गया था खेलने आया के साथ, वहाँ से वो गायब हुआ। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है। राजन और मोनिका पार्किंग की तरफ बढ़े। एक दूसरे से एकदम अनजान बने, बिना एक दूसरे की तरफ देखे दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करी। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद मोनिका ने गाड़ी स्टार्ट करी और होटल के अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकल रही थी कि 1 किलोमीटर आगे बढ़ते ही पीछे से पारस की आवाज़ आई, कैसे रहा तुम यहाँ? क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है? मगर तुमने कहा था कि रास्ते में कहीं मिलोगे, तो क्या ये रास्ता नहीं? बताओ वहाँ कैसा रहा? ठीक वैसे ही जैसा तुमने कहा था। जूते देखकर उन लोगों ने राजन को तुम्हें समझा और उसे मारना शुरू कर दिया। भेद खुलने के बाद उनकी हालत देखने लायक थी। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुमने तो खुद देखा होगा, तुमने कहा था। कहना पड़ा कि कहीं छुपा खड़ा मैं उन सारे सीन को देख रहा हूँगा। अगर मैं वैसा नहीं करता तो क्या तुम वैसा होने देती, उन्हें सब बता ना देती? मुझे मालूम है किससे कैसे काम करवाना है। यानी कि तुम काफ़ी देर से मेरी गाड़ी में बैठे हो? हाँ। कहने के साथ ही वो गाड़ी के अंदर ही अंदर पिछली सीट से अगली सीट पर आ गया। और मुझे ये भी तो देखना था कि कोई चालाकी तो नहीं की तुमने, मुझे पकड़ने के लिए किसी को पीछे तो नहीं लगा लाई हो। यानी कि तुम्हें मुझे पर जरा भी यकीन नहीं? तुम समझती हो अपने आप को इसके लायक? इस सवाल का मोनिका के पास कोई जवाब नहीं था और आगे का सारा सफ़र खामोशी के साथ गुजरा। लक्ष्मी करीब 35 साल की औरत थी, बहुत ही काली। रात के उस वक्त अपने दरवाजे पर मोनिका को खड़े देखकर उसकी आंखें फट गई। अरे आप? क्यों, क्या मैं यहाँ आ नहीं सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी का कुछ पता चला? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। आप? मैं बंटी का पापा हूँ। अच्छा अच्छा साहब, नमस्ते, आइए अंदर आइए। और वो उन दोनों को अपनी छोटी सी खोली में ले आई। बहुत ही छोटा सा घर था। उसके एक पलंग पर बच्चे सो रहे थे और दूसरी चारपाई पर उसने उन दोनों को बिठाया। बंटी के खोने के बाबत विस्तार से पूछने के बाद उसने लक्ष्मी से सवाल किया, क्या उस वक्त तुमने वहाँ किसी लंबे चेहरे वाले आदमी को देखा था? लंबे चेहरे वाला? हाँ, याद करके बताओ। हाँ साहब, ऐसा कोई आदमी था तो वहाँ उसके चेहरे पर दाढ़ी भी थी, काफ़ी घनी दाढ़ी। बिल्कुल काली दाढ़ी रही थी क्या उसकी? हाँ साहब। और कुछ बताओ लक्ष्मी उसके बारे में। उम्र क्या थी उसकी, क्या कद रहा होगा, मोटा भी था? हाँ साहब, मोटा था वो, कद करीब 5.5 फुट का रहा होगा, उम्र कोई 42 के आसपास। गंजा भी था क्या वो, सर के अगले भाग से? हाँ। क्या आप उसे जानते हो साहब? मैंने पार्क में उस दिन उसे पहली बार ही देखा था। अब याद आ रहा है, जब मैं बाथरूम में गई थी वो वहीं था, मगर जब मैं वापस आई तो वो नहीं था। क्या उसके दाएं गाल पर काला मस्सा भी था लक्ष्मी? याद करो। हाँ साहब, था तो, पर कौन से गाल पर ये याद नहीं। और उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी। उसकी आंखों के चारों तरफ काले धब्बे थे, रंग हरा। रंग पर तो ध्यान नहीं दिया साहब, पर काले धब्बे ज़रूर थे। उत्साह से लबरेज पारस कहता चला गया। दाएं हाथ की एक उंगली में उसने लोहे का छल्ला पहन रखा होगा, ठीक वैसा जैसे लोग शनि के ग्रह से बचने के लिए पहनते हैं। अब इतना ध्यान नहीं दिया मैंने उसे साहब। इतनी पहचाने तो आदमी की नहीं हो सकती, मगर आप इतना सब कैसे जानते हैं? क्या आप उसे जानते हैं? क्या उसी ने उठाया है बंटी बाबा को? अब तो मुझे भी लग रहा है साहब ये काम उसी का था। मैंने उसे कभी पार्क में नहीं देखा, बल्कि इस इलाके में नहीं देखा, और बंटी के गायब हो जाने के बाद भी वो कभी नज़र नहीं आया। वही था,
वही था, उसी ने उठाया है मेरे बंटी को। क्या तुम उसे जानते हो? मोनिका ने पूछा, मगर अब किसी और की आवाज़ मानो पारस के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। आग उगलने लगा था उसका चेहरा, आंखें अंगारा बन गई थी। नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। मेरे बेटे का अगर बाल भी बांका किया तो मैं उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके गुस्से को देखकर लक्ष्मी और मोनिका दोनों कांप उठी। ड्राइविंग करती मोनिका ने गाड़ी में करीब 10 मिनट से छाई खामोशी तोड़ी। पारस, हाँ, क्या सोच रहे हो? तुम्हें बताने के लायक नहीं है। क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसके बारे में लक्ष्मी से तुमने पूछा? तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि उसी ने किडनैप किया है या कराया है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। क्यों? हो सकता है तुम सोच रही हो कि बंटी को तुमसे छीनने के लिए मैंने किडनैप करवाया हो उस लंबे आदमी से, ताकि वो तुमसे हमेशा के लिए जान छुड़ा ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही। तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोच रहे हो। तुम्हारे बारे में जो मैं सोचता हूँ सही सोचता हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि लंबे चेहरे वाला कौन है, और तुम्हें इस बात का शक पहले से ही किस बेस पर था कि वो बंटी का किडनैपर हो सकता है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझता। ये जवाब ही ऐसा था कि एक बार फिर खामोशी छा गई गाड़ी पर। मोनिका से कुछ कहते नहीं बना। करीब 5 मिनट बाद वो फिर से बोली, कम से कम उन्हीं लोगों के बारे में बता दो जिनसे बचने के लिए होटल में तुमने मुझे और राजन को आगे किया था। इस वक्त तुमने केवल इतना कहा था कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कौन थे वे लोग? क्या चाहते हैं तुमसे? मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहता। मोनिका के सामने फिर से चुप हो जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अच्छा, अब ये तो बता सकते हो कि तुम्हें कहाँ ड्रॉप कर दूँ? कहीं ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। क्या? कुछ दिन मैं तुम्हारे फ्लैट पर रहूँगा। मेरे फ्लैट पर? मेरे साथ? वहाँ रहना है तो तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा ना। मोनिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पारस जीवन में कभी उसके साथ रहने का फैसला भी कर सकता था। क्यों? क्यों से मतलब क्यों रहना चाहते हो मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे फ्लैट में रहना चाहता हूँ। मेरी मजबूरी है ये। बहरहाल फ्लैट से निकाल तो सकता नहीं ना तुम्हें। लेकिन तुम मेरे फ्लैट में क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि इस समय सबसे सेफ तुम्हारा फ्लैट ही है। कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे फ्लैट में रह रहा हूँगा। लेकिन अगर मैं ना चाहूँ तो? तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। और अगर मैं उन लोगों को खबर कर दूं जिन्हें तुम्हारी तलाश है? ऐसा तुम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरी रिवॉल्वर से निकली एक ही गोली तुम्हारा भेजा उड़ा देगी। ये शब्द पारस ने इतने कर्कश अंदाज में कहे थे कि मोनिका के सारे शरीर में मौत की ठंडी लहर दौड़ती चली गई। सिंघानिया ग्रुप के बारे में बहुत ही हैरत का अंगेज खबर है ये। एक न्यूज़ चैनल की न्यूज़ रीडर ने जब ये कहा तो किचन की तरफ बढ़ रही मोनिका के कदम मानो स्वतः ड्राइंग रूम में बिछे कालीन पर चिपके रह गए। आंखें एक झटके से टीवी स्क्रीन की तरफ घूम गई। सोफे पर बैठा पारस पहले ही उस तरफ देख रहा था। उपरोक्त शब्द सुनकर दोनों ही चौंक पड़े। दोनों की नज़रें मिली। मेरे लिए कॉफ़ी बनाने किचन में जा रही थी, अपना काम करो। तुम मुझे ये सब सुनने से रोक नहीं सकते। पारस ने गुर्रा पड़ने के लिए मुंह खोला ही था कि समाचार वाचिका की आवाज़ कानों में आई। हैरत अंगेज खबर यह है कि विशेष नाम के उस लड़के ने इस बार सिंघानिया ग्रुप के चीफ पारस श्रीवास्तव को ही किसी की हत्या करते देख लिया है, जिसके बारे में ग्रुप का दावा है कि वो भविष्य में होने वाले कत्लों को देख लेता है और उसका देखा कभी गलत नहीं होता। पारस इस न्यूज़ का एक शब्द भी मिस नहीं करना चाहता था, और इस वक्त मोनिका से उलझने का मतलब था कि न्यूज़ रीडर बोलने वाली थी, वो उसे मिस कर देता। इसलिए उसने मोनिका को दोबारा वहाँ से हटने के लिए नहीं कहा। हमारे दर्शकों को याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से सिंघानिया ग्रुप ने एक अभियान छेड़ा हुआ था, भविष्य के हत्यारों को गिरफ्तार करने का अभियान। इस संबंध में ग्रुप का दावा है कि उनके पास विशेष नाम का एक ऐसा बच्चा है जो कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेता है, और अब की बार उसने ये देखा कि भविष्य में जो नया कत्ल होने वाला है उसे करने वाला कोई और नहीं, पारस श्रीवास्तव ही है। पारस श्रीवास्तव इस ग्रुप का चीफ है। इन शब्दों के तुरंत बाद स्क्रीन पर पारस का फोटो उभर आया। फोटो के नीचे उसका पूरा नाम लिखा था। फोटो छोटा होता हुआ इंसेंट में पहुंच गया और समाचार वाचिका एक बार फिर नजर आने लगी।
ज़्यादातर लोग सिंघानिया ग्रुप के इस दावे पर विश्वास भी करने लगे थे। हमारे चैनल ने खुद जांच पड़ताल करी और पाया कि इनका दावा सही है। अब क्योंकि न्यायाधीश इस केस में आगे इस फैसला लेने में असमर्थ दिख रहे थे, तो उन्होंने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी। हमारे साथ हैं इस केस की जांच करने वाले मुश्ताक सिद्दीकी। स्वागत है मुश्ताक सिद्दीकी।